नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने आपको एनजीटी के बारे में बताया था। एनजीटी के बारे में हमने आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन दी थी और हमने आपको बताया था कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरह के क्वेश्चन हमने आपको अवेलेबल करवाए थे एनजीटी के बारे में। ठीक है, आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं आयोगों में और अब बात करते हैं हम आज की क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एक नज़र, इससे क्या होता है ना कि आप भी थोड़ा सा तैयार हो जाते हो कि हमें आज क्या क्या पढ़ना है। हाँ भैया, हमें 4 टॉपिक पढ़नी है, ये चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी क्लास की एक विशेषता कह लीजिए कि मैं आपको उतना ही अवेलेबल कराने की कोशिश करता हूँ जितने में आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आज हम केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही केंद्रीय जांच ब्यूरो से हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा। सीबीआई जिसको बोला जाता है, काफी चर्चा में है इस समय पे। ठीक है, और चुनावी साल है मध्य प्रदेश में भी, तो सीबीआई यहाँ भी चर्चा में काफ़ी है। छत्तीसगढ़ में भी चर्चा में काफ़ी है। जब वेस्ट बंगाल का चुनाव हुआ था वहाँ भी सीबीआई काफ़ी चर्चा में थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके अलावा विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक 2011 के बारे में केवल हर चीज़ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इस विधेयक के अंतर्गत वही चीज़ें जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, मैंने पहली क्लास में और हमेशा आप लोगों से एक चीज़ बोलता हूँ कि एमपीपीएससी जैसे एग्जामों के लिए, किसके, एमपीपीएससी जैसे एग्जामों के लिए इससे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण हो सकता है कि आप क्या क्या छोड़ के और कितने व्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हैं। रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी चीज का। ठीक है, जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना आप मजबूत होंगे। ठीक है, लेकिन लोगों से गलतियां क्या हो जाती हैं, कुछ आप बड़े सब्जेक्टों में उलझे रहते हैं। कौन से बिग सब्जेक्ट हैं, कौन से स्मॉल सब्जेक्ट हैं, इनकी चर्चा मैंने एक वीडियो बना रखा है कि 50 दिन में एमपीपीएससी की तैयारी कैसे करें। कभी मौका मिले तो आप जाके वहां पर जरूर देखिएगा। ठीक है, उसमें मैंने सारी चीज़ें क्लियर करी हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ में ज़्यादा फोकस करेंगे तो आउटपुट, और यही स्मार्ट पढ़ाई कहलाती है। खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो स्मार्ट पढ़ाई कही जाती है वो यही कही जाती है। लेकिन कुछ लोगों की क्या, ये समझिए कि जितने लोग एमपीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में बैठते हैं उनमें से मैक्सिमम लोग 80% लोग क्या करते हैं कि वो हर बार शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं, और लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि हमें आयोग में कितना टाइम देना है, हमें इतिहास में कितना टाइम देना है, हमें पॉलिटी में कितना टाइम देना है, ज्योग्राफी में कितना टाइम देना है, एमपी की ज्योग्राफी में कितना टाइम देना है। यदि आपने इतना समझ लिया तो ये सब, अब जब 10 से 12 क्वेश्चन हर साल आयोग से पूछे जाते हैं तो ये आपकी ड्यूटी हो जाती है, एथिकल एक जिम्मेदारी हो जाती है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है आपकी कि आप आयोग ढंग से करें। ठीक है, क्योंकि आयोग आपकी पकड़ में है, क्योंकि इसकी सीमित है चीजें, और जो यदि अलग भी पूछेगा आयोग से, यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो यकीन मानिए कि 80-85% लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वो सब तुक्के में मारेंगे, आप भी तुक्के में मार के आइए। लेकिन जो सरल क्वेश्चन है कि अब एनजीटी की स्थापना कब हुई, यदि ये क्वेश्चन आप गलत करके आ रहे हैं इस चक्कर में कि आपने खूब सारा पढ़ा है, हिस्ट्री खूब पढ़ ली, ज्योग्राफी खूब पढ़ ली। ठीक है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री के, तो आप ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आसानी से बनने वाले नहीं होते हैं। ठीक है, तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को समझिए, सारे सिलेबस को समझिए कि कहाँ पे आउटपुट ज्यादा मिल रहा है, वहां आप ध्यान दीजिए। यूनिट 7 में सब लोग बिल्कुल लगे हुए हैं। ठीक है, यदि 1 महीने का टाइम बचा है तो उसमें से 15 दिन वो यूनिट 7 में ही दे देते हैं। ठीक है, और यूनिट 7 का हाल आपने देखा एग्जाम पेपर में, तो ऐसा अपने को नहीं करना है। आयोग हो गया, ठीक है, 9th यूनिट हो गई, इसको भी आप ठीक ढंग से पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिनको आप पकड़िए और अच्छे से ढंग से पढ़िए। चलिए, अब हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में आपको बताने वाले हैं। ठीक उसी तरह हमने वही चीज अपना रखी है जिसकी हमें शुरुआत करनी है। कैसे, सामान्य परिचय से शुरुआत करनी है। तो इसमें सामान्य परिचय में एक कमेटी आपको याद रखनी है जो 3 स्टार बनाइए, और ये कमेटी नोट डाउन करिए। के संथानम समिति की सिफारिश 1964 में गठित किया गया है। किसकी सिफारिश पर गठित किया गया है केंद्रीय सतर्कता आयोग को, तो के संथानम समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, के संथानम समिति के सिफारिश पर
कब गठित किया गया है? तो 1964 में गठित किया गया है। ये दोनों चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गठन तिथि, मैंने क्या बोला, आपको पूरी गठन तिथि याद रखनी है, 11 फरवरी 1964। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, 11 फरवरी 1964। वैधानिक दर्जा कब कर दिया गया, इसकी चर्चा मौका मिलेगा तो करेंगे। वैधानिक दर्जा कब दिया गया है? तो 11 सितंबर 2003 को इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब वैधानिक दर्जा दिया गया है, किसी न किसी अधिनियम के अंतर्गत इसे बनाया गया है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अभी आयोग की प्रकृति क्या है? तो संविधिक थी। कब थी संविधिक? तो ये 2011 सितंबर 2003 के बाद इसे वैधानिक दर्जा दिया गया है, तब इसकी प्रकृति क्या हुई है? संविधिक हुई है। ये याद रखना है। इसकी नोडल एजेंसी जरूर याद रखना है आपको, केंद्रीय सतर्कता आयोग की। 3 स्टार बनाइए और नोट डाउन करिए कि इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? तो कार्मिक प्रशासन मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। कौन सी है? कार्मिक प्रशासन मंत्रालय का नाम आपको याद रखना है। इसकी नोडल एजेंसी है कार्मिक प्रशासन न्यायालय। इसके बाद मुख्यालय की यदि बात की जाए तो मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। आदर्श वाक भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग हो गया, सीबीआई हो गया, पिछले 2-3 सालों से काफी चर्चा में रहा है, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया है और फिर से एक बार बता रहा हूं कि होता क्या है कि कोई भी चीज वो आपसे क्या चाहते हैं? आपकी जागरूकता के बारे में जानने से। 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर साल, चाहे आप यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, ठीक है, या तो फिर एमपीपीएससी का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आपकी जागरूकता से संबंधित पूछा जाएगा कि भैया आप सही ढंग से, यदि चुनाव वाला ईयर है, संसदीय चुनाव हो रहा है या विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो वो आदर्श वाक्य पूछ लेंगे। तो मतलब इसका वो क्या जानना चाह रहे हैं कि जो आसपास चीजें आपके आसपास घटित हो रही थी, आपने उस पर ध्यान दिया है कि नहीं दिया है। अब केंद्रीय सतर्कता आयोग आए दिन आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेंगे, आए दिन। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि एक बार आप जाके गूगल सर्च जरूर करें, केंद्रीय सतर्कता आयोग ऐसा चाह रहा है। पीएससी हो या एमपीपीएससी हो या यूपीएससी हो, वो आपसे चाह रहा है कि एक बार आप जाके सर्च करें और उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करें। तो इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्य, निष्ठा और प्रतिज्ञा। क्या आदर्श वाक्य है? आप जैसे ही साइट खोलेंगे तो उसमें आपको ये लिखा मिलेगा, सत्य, निष्ठा और प्रतिज्ञा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, संरचना की बात कर लेते हैं। जैसे कि हर आयोग के बारे में हम संरचना के बारे में करते हैं कि एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है। कौन होता है? एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है और अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं। मैंने आपको बोला कि अब आपके ट्रेंड में एमपीपीएससी में क्या पूछा जाने लगा है कि हो सकता है वो आपसे स्टेटमेंट देकर दे पूछ लें, है ना। केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ऐसा क्वेश्चन दे देंगे और नीचे स्टेटमेंट दे देंगे। हो सकता है कि वो पहला स्टेटमेंट ऐसे ही लिख दें कि इसकी संरचना में, केंद्रीय सतर्कता आयोग की संरचना में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है और अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है और अधिकतम 3 लिख दे, वो 3 सतर्कता आयुक्त होता है। तो इससे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। विशेष बात आपको बता दें कि सतर्कता आयुक्त किसी प्रशासनिक सेवा में रहे अनुभवी व्यक्ति को ही बनाया जाता है, ठीक है। ये इसकी योग्यता है, किसकी? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नियुक्ति की बात करते हैं। मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि हम आपको केवल उतनी चीज दे रहे हैं जितनी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति की जाती है। क्या इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है? तो यहां पर राष्ट्रपति आया। अब यदि राष्ट्रपति आता है कथन वाले क्वेश्चन में, तो आपको याद रखना है कि कहीं गलती से ये केंद्र सरकार तो नहीं है। तो यहां पर आपको क्या करना है? ठहर जाना है, ठीक है। और ठहर के अच्छे से याद कर लेना है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की जो मुख्य आयुक्त होता है
और जो अन्य आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और कैसे की जाती है, तो 3 सदस्य जो होते हैं वो सिफारिश करते हैं। और मैंने पहले ही भी बताया है जब मानवाधिकार वाला चैप्टर आपको पढ़ा रहा था, आयोग पढ़ा रहा था, कि इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये जो समिति होती है। ठीक है, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर किया जाता है। इसमें कौन से सदस्य हैं 3, तो आपको याद रखना है, पहला प्रधानमंत्री है, दूसरा लोकसभा में विपक्ष का नेता है, और तीसरा कौन है, तो केंद्रीय गृह मंत्री हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि यदि प्रधानमंत्री समिति में है तो उस समिति का वो क्या होगा, अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री है, लोकसभा में विपक्ष का नेता है, और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री, ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। अब सेवा शर्तों की बात कर लेते हैं। तो वेतन भत्ते मुख्य आयुक्त और आयुक्तों के, जो है ना 2 आयुक्त और भी सम्मिलित होंगे ना, एक मुख्य आयुक्त के अतिरिक्त, तो वेतन भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो संसद के द्वारा किया जाता है। 3 स्टार बनाइए और नोट डाउन करिए, केंद्र सरकार नहीं लिखा हुआ है, संसद लिखा हुआ है। केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, ठीक है, और संसद, तीनों चीजें अलग अलग हैं। एक मानने की गलती आपको नहीं करना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मुख्य आयुक्त और अन्य 2 आयुक्त हैं, उनके वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है, तो आपको याद रखना है कि संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। विशेष बात क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान होते हैं। फिर से नोट डाउन करिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, हो सकता है वो लिख दें कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए, और क्या लिख सकते हैं वो, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते चुनाव आयुक्त के समान होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। किसके समान होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। सेवा शर्तें, अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो संसद के द्वारा किया जाता है। तो 2 चीजें आपको याद रखनी है। थोड़ी सी अलग चीज मिली है, मैंने हमेशा बोला है जहां भी अलग चीज मिलेगी मैं वहां हाईलाइट करूंगा, तो यहां पर 2 चीजें अलग मिली हैं। ठीक है, कौन सी, एक तो वेतन भत्ते अलग मिले हैं। वेतन भत्ते किसके द्वारा निर्धारित हो रहे हैं, तो संसद के द्वारा निर्धारित किए जा रहे हैं। और जो अन्य सेवा शर्तें हैं वो किसके द्वारा निर्धारित किए जा रहे हैं, अन्य सेवा शर्तें भी किसके द्वारा निर्धारित किए जा रहे हैं, तो वो भी संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। कार्यकाल भी दूसरों से अलग है। हर जगह नॉर्मली आपको 5 साल देखने को मिलेगा, लेकिन केंद्रीय सतर्कता आयोग में कितना है, 4 वर्ष और 65 वर्ष। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, इनका कार्यकाल कितना है, 4 स्टार बनाइए और नोट डाउन करिए, 4 वर्ष और 65 वर्ष इनका कार्यकाल है, ये आपको याद रखना है। साथ ही पुनर्नियुक्ति की बात करते हैं, तो आयुक्त और जो अन्य आयुक्त हैं, ठीक है, अन्य 2 आयुक्त जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। 3 स्टार बनाइए और नोट डाउन करिए, ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए त्यागपत्र और निष्कासन की बात कर लेते हैं। जैसे कि हर आयोग में करते हैं, मैंने आपको बोला हमने क्रम वही रखा है। आयोग के मुख्य आयुक्त और आयुक्त अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। 3 स्टार बनाइए और नोट डाउन करिए, क्योंकि इसमें सारी चीजें अलग अलग हैं। वेतन भत्ते संसद के द्वारा, सेवा शर्तें संसद के द्वारा। लेकिन अब देखिए, अभी तक आप जितने आयोग देखे होंगे उनमें क्या होता था कि वेतन भत्ते हो गया, सेवा शर्तें हो गई और त्यागपत्र एक ही आदमी पर निर्भर किया करती थी। लेकिन केंद्रीय सतर्कता आयुक्त में ऐसा आपको देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए ये विशेष बात है, आपको याद रखना है। त्यागपत्र आयोग के मुख्य आयुक्त और आयुक्त अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ये याद रखना है। निष्कासन कैसे होता है, पद से निष्कासन, तो वो आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद केवल कदाचार और असमर्थता के आधार पर। दूसरे आयोगों में आप देखते होंगे तो 3 या 4 आधार बताते थे जिसके द्वारा पद निष्कासन किया जा सकता था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, केंद्रीय सतर्कता आयोग में सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद केवल कदाचार और असमर्थता के आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की जांच के बिना मानसिक रूप से अस्वस्थ या कर्तव्य का पालन नहीं और दिवालिया घोषित करने पर
इन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको हाईलाइट चीज कर रहा हूं जो दूसरे आयोगों से जो चीज आपको अलग मिल रही है। इसमें निष्कासन की 2 पद्धतियां अपनाई गई हैं। ठीक है, पहली कौन सी अपनाई गई है? सुप्रीम कोर्ट की जांच के साथ निष्कासन की पद्धति अपनाई गई है, और दूसरी सुप्रीम कोर्ट की जांच के बिना। ठीक है, तो जो जांच वाली पद्धति अपनाई गई है इसमें कौन कौन से आधार हैं? ठीक है, तो 2 आधार हैं, कदाचार या असमर्थता के आधार पर। ठीक है, कदाचार या असमर्थता के आधार पर। ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना वहां होती है जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ऐसे स्टेटमेंटों पर बड़े ध्यान रखकर पढ़ना है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद केवल कदाचार और असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जांच के बिना मानसिक रूप से अस्वस्थ, कर्तव्य पालन और दिवालिया घोषित होने पर इसमें सुप्रीम कोर्ट की जांच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनको पद से निष्कासित कर दिया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, रिपोर्ट और प्रतिवेदन की बात करते हैं। अब देखिए फिर से, वेतन भत्ते अलग थे, याद रखिएगा। सेवा शर्तें और वेतन भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जा रहे थे? संसद के द्वारा निर्धारित किए जा रहे थे। ठीक है, त्याग पत्र किसको दिए जाने की बात की जा रही थी? तो त्याग पत्र राष्ट्रपति को दिए जाने की। यहाँ पे थोड़ी सी चीजें अलग अलग हैं, इसलिए आपको विशेष रूप से इन चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वार्षिक रिपोर्ट आयोग द्वारा राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, ये आपको याद रखना है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा सीबीसी किसको रिपोर्ट सौंपता है, तो याद रखना है आपको राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है, जैसे कि दूसरे आयोगों में राष्ट्रपति करता आया है, उसी तरह यहां भी वही कर रहा है रिपोर्ट और प्रतिवेदन के मैटर में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आयोग के कुछ कार्य हैं। ठीक है, वैसे आयोग से कार्य तो नहीं पीछे पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ विशेष बातें हैं जिनको हो सकता है फैक्चुअल वो स्टेटमेंट में देकर आपसे पूछ लें। तो जब कार्य की बात होगी तो जांच की बात होगी, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत किए गए अपराधों की जांच किसके द्वारा की जाएगी? तो सीवीसी के द्वारा की जाएगी। ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के कामकाज की देख रेख कौन करेगा? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के कामकाज की। उसके बाद सलाह, केंद्र सरकार और उसके प्राधिकरण को भ्रष्टाचार के मामले में यही एजेंसी है सीबीसी जो कि सलाह देती है। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखना है। उसके बाद इसका कुछ विशेषाधिकार दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधी प्रिवेंशन अधिनियम 2002 के तहत लेन देन संबंधी सूचना को प्राप्त करने का एक विशेषाधिकार इसको सौंपा गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्य क्षेत्र की बात करते हैं। कार्य क्षेत्र का मतलब ये है कि कहां कहां पर सीबीसी जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग कहां कहां पर एक्शन ले सकती है, कहां कहां पर कार्रवाई कर सकती है। कार्य क्षेत्र से सीधा सा मतलब ये है। तो देख लेते हैं ग्रुप ए के जो अधिकारी हैं। ठीक है, कौन से ग्रुप के? ग्रुप ए के अधिकारी। आपसे ये पूछा जा सकता है केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, या पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो ग्रुप ए के अधिकारी होते हैं अखिल भारतीय सेवा के केंद्र सरकार के मामलों से संबंधित जो ग्रुप ए के अधिकारी होते हैं वो इनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, मतलब इन पर कार्रवाई सीवीसी कर सकता है। ठीक है, सतर्कता आयोग कर सकता है। उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, स्केल 5 के ऊपर के अधिकारी जो भी हैं उनके ऊपर कर सकता है, ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऊपर। फिर कौन कौन से बैंक? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये और इससे क्वेश्चन बनते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, नाबार्ड के ग्रेड डी और उससे ऊपर के अधिकारी इस मतलब सतर्कता आयोग के अंतर्गत आएंगे, उसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ये सम्मिलित किए जाएंगे, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और बात करें तो कौन कौन से और लोग इसके अंतर्गत आते हैं? तो साधारण बीमा कंपनियों के प्रबंधक और उनसे ऊपर के अधिकारी,
के ऊपर भी एक्शन ले सकता है सीबीसी, ये याद रखना है आपको। जीवन बीमा निगम में वरिष्ठ डिविजनल प्रबंधक एवं इससे ऊपर के स्तर के अधिकारी भी इसके अंतर्गत आते हैं, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के संगठन के बारे में। ठीक है, संगठन में कौन कौन होता है थोड़ा सा देख लीजिए आप, हो सकता है कभी वो पूछ ले कि इनमें से केंद्रीय सतर्कता आयोग का संगठन नहीं है, या हो सकता है पूछ ले कि इनमें से कौन केंद्रीय सतर्कता आयोग का संगठन है। ठीक है, तो थोड़ा सा यदि ऊपर ऊपर का नाम आपको याद रहेगा तो चीजें आपको भी कंफ्यूजन नहीं पैदा करेंगी और सारी चीजें क्लियर रहेंगी। जैसे सचिवालय इसके अंतर्गत आता है, तो सचिवालय में अब एक नजर पे, हालांकि यदि आप ये 4 नाम याद रखेंगे जो मैं बताने वाला हूं, ठीक है, 3 नाम, ठीक है, तो इन तीनों नामों को यदि आप याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। सचिवालय पहला नाम याद रखना है। इसमें कौन कौन सम्मिलित होता है, तो एक सचिव, संयुक्त सचिव गण होते हैं, उप सचिव गण होते हैं, अपर सचिव गण होते हैं और कार्यालय कर्मचारी होते हैं। उसके बाद मुख्य तकनीकी एक शाखा होती है। मुख्य तकनीकी शाखा के अंतर्गत कौन कौन सम्मिलित किए जाते हैं, तो सीबीसी की तकनीकी शाखा है जिसमें मुख्य अभियंता होते हैं, इंजीनियर इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब बात करते हैं विभागीय जांचों के लिए आयुक्त जो होते हैं, ये क्या करते हैं, जो तीसरा विभाग होता है, लोक सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई की मौखिक जांच करते हैं। ये आपको याद रखना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्षों की बात कर लेते हैं। मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी अध्यक्षों की हम बात करेंगे तो सबसे आयोग के अंतिम में अध्यक्ष मैं रखता हूं। उसका कारण क्या है कि आप एग्जाम के 10 दिन पहले इसे अपडेट जरूर कर लें। इस तरह के क्वेश्चन आपसे गलत बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इसीलिए मैं वर्तमान अध्यक्ष का नाम नहीं लिखता हूं ताकि आप इसे अपडेट करें और देखें। ठीक है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये नाम आपको याद रखना है श्री NS राव का। किसका नाम याद रखना है, श्री NS राव का। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग की। किसकी बात करते हैं, मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग की। तो सबसे पहले तो इसके गठन की डेट आपको याद रखनी है। आंख बंद करके बस आपको रट्टा मारना है इसकी डेट का। ठीक है, इसकी डेट का आपको नाम डेट याद रखिए, 1 मार्च 1964 को। किसका, 1 मार्च 1964। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, तो प्रशासन में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार को समाप्त करना। क्या, प्रशासन में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार को समाप्त करना, ये मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का उद्देश्य है। ये चीज आपको याद रखनी है, मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग की। संरचना के बारे में बात करते हैं तो कौन कौन है संरचना में, मुख्य सतर्कता आयुक्त और उप सतर्कता आयुक्त इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, संरचना आपको याद रखनी है, 2 स्टार बना के नोट डाउन करिए। संभाग एवं जिला स्तर पर सतर्कता अधिकारी भी नियुक्त किए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नियुक्ति कैसे होती है, तो राज्य सतर्कता आयुक्त, उप सतर्कता आयुक्त और संभाग जिला स्तर पर सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। मतलब ये जो संरचना में जितने पदाधिकारियों का नाम लिया गया है उन सब की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आपको एक नाम याद रखना है, राज्य सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राज्य सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर कुछ अन्य बातें, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में हम आपको बता दें तो कौन कौन सी हैं, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई जिसे हम जानते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा चीजें मैं नहीं आपको बताऊंगा, जितनी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और जितने पूछे जाने की संभावना है उतनी ही बात मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो गठन कब किया गया था, तो गठन 1 अप्रैल 1963 को गठन किया गया था। गठन कब किया गया था, 1 अप्रैल 1963 को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का। ठीक है, इसकी शक्तियां कौन कौन सी हैं, तो सीबीआई सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये एक संविधिक निकाय नहीं है। ठीक है, हो सकता है कोई कथन वाला स्टेटमेंट आ जाए सीबीआई के बारे में, तो आपको याद रखना है कि सीबीआई एक संविधिक निकाय नहीं है। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। ठीक है, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम
से ये अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखना है। हो सकता है वो किसी दूसरे अधिनियम का नाम यहां पर लिख दे, लेकिन आपको याद रखना है कि सीबीआई को जो शक्तियां प्राप्त हैं वो किस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त हैं, तो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के अंतर्गत इन्हें शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीबीआई के पहले निर्देशक का नाम आपको याद रखना है। हो सकता है आपसे कभी पूछ लें, 3 स्टार बना के आप नोट डाउन करिए कि सीबीआई के पहले निर्देशक कौन है, तो डीपी कोहली हैं। कौन है? डीपी कोहली हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। प्रथम निर्देशक हैं सीबीआई के और पूछा जा सकता है। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वर्तमान सीबीआई निर्देशक कौन है उनका नाम आप जरूर लिख लें। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, वर्तमान का नाम अपडेट कर लें। उसके बाद सीबीआई के मुख्य विभागों की बात कर लें तो कौन कौन से विभाग आते हैं। अब यहां पर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से सीबीआई का विभाग कौन सा नहीं है। ठीक है, तो 3 तो आपको दे देंगे ये ऊपर वाले और 1 कुछ और लिख देंगे, तो उसमें आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, या तो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीबीआई का इनमें से विभाग है, तो 3 अलग दे देंगे और 1 इनमें से विभाग उठाकर दे देंगे। ठीक है, तो इनका नाम आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से विभाग हैं एक बार देख लेते हैं। अन्वेषण एवं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और ये नाम याद रखना है। दूसरा है अपराध अभिलेख एवं सांख्यिकी विभाग, इसका नाम आपको याद रखना है। तीसरा है अनुसंधान विभाग, इसका नाम आपको याद रखना है। और चौथा है विधि एवं सामान्य विभाग। ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक तो सबसे पहले कब आया, तो यहां पर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब आया, तो वो साल आपको याद रखना है, 2011 में आया है। ठीक है, तो ये साल आपको याद रखना है। फिर राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली थी इसे, तो 9 मई 2014 को इसको अनुमति प्रदान किया गया था। उद्देश्य क्या था, भ्रष्टाचार की जानकारी देने वाले लोगों की सुरक्षा और संरक्षण का प्रावधान करना। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान हैं, तो प्रावधानों पर एक नजर डालते हैं। भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले कर्मियों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा का प्रावधान रखा जाएगा। नंबर 3 क्या है, कारावास एवं जुर्माना की बात की गई है। गलत या दुर्भावना से प्रेरित शिकायतें पाए जाने पर 2 साल का कारावास, साथ ही 30,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, कितने साल तक का, तो 2 वर्ष तक का कारावास और 30,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है इस अधिनियम से संबंधित बात में। ठीक है, चलिए अगली क्लास में हम क्या कवर अप करने वाले हैं उसकी जानकारी दे देते हैं, ताकि आपके पढ़ने का एक क्रम बना रहे और आप आसानी से कवर अप चीजें कर सकें। क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि आपके पास कम समय है, आप आयोगों को कम समय देके और मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त कर सकें। इसी उद्देश्य के साथ हम ये सारी क्लासें बना रहे हैं ताकि आपको अधिकतम लाभ पहुंचा सकें। तो अगली क्लास में हम कवर अप करने वाले हैं केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के बारे में भी हम आपको बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। साथ ही यदि आप आज की वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर आप जाइए और डायरेक्ट लिंक को क्लिक करके और हमारे एग्जाम साधक टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में पहुंचिए और उसका लाभ उठाइए। ठीक है, PDF फ्री में डाउनलोड करके, किसी भी तरह का शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। साथ ही यदि हमारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक कर सकते हैं। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।